स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। इससे पहले हमने जो पिछली क्लास में जो पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने सैम्पलिंग क्या होती है। ठीक है ना, हमने पढ़ा था कि भाई सैम्पलिंग क्या होती है ना, सैम्पलिंग क्या होती है ये हमने पढ़ा था। सैम्पलिंग क्या होती है हमने ये पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हम करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्लास को जरा ध्यान से आप लोग देखना। ठीक है ना, आप यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस क्लास के बाद कि भाई किस तरह के कैसे चल रहा है ये भाई। कर्सर क्यों नहीं पकड़ रहा आज। कोई माउस से समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हैं आपके टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है ना, एक बार यहाँ पे नज़र मार लेते हैं। एक है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसको कहते हैं संभाव्यता न्यायादर्श या निदर्शन। ठीक है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, असंभाव्यता या अप्रायिकता न्यायादर्श। ठीक है ना, या निदर्शन। ठीक है, अब जो ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये टोटल इसके चार प्रकार हैं। ठीक है ना, एक तो रैंडम सैम्पलिंग, देव निदर्शन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है ना, जैसे आपका देव निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन, बहुचरणीय निदर्शन और गुच्छ निदर्शन। और ये जो देव निदर्शन है, रैंडम सैम्पलिंग है, इसको लॉटरी पद्धति भी कहते हैं, इसको कार्ड पद्धति भी कहते हैं और इसको निमन अंकन पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, और एक मिनट, और उस नियमन अंकन पद्धति के बाद अनियमित अंकन पद्धति, रैंडम नंबर सारणी पद्धति जिसको टिप्पैड पद्धति कहते हैं, और फिर उसके बाद ग्रिड पद्धति ये होती है। और अगर हम इसमें देखते हैं आपका असंभाव्यता न्यायादर्श में, तो एक तो होता है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, आकस्मिक निदर्शन, एक्सीडेंटल कहते हैं, इसको परपोजिव सैम्पलिंग कहते हैं, और एक स्वचयनित निदर्शन, सेल्फ सिलेक्टेड सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये सारा हम आज करने वाले हैं। एक मिनट जरा मैं दोबारा से ये पैड लगा के चेक करता हूँ कि ऐसा चल जाए, है ना, तो फिर अच्छा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। क्या बात है जी, क्यों इतना चलिए दोस्तों, मैं ये लेक्चर ले लूँ, फिर उसके बाद चेक करूंगा इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना, तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं, संभाव्यता न्यायादर्श करते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, इसको समझते हैं। ये शायद तो संभाव्यता न्यायादर्श ऐसा निदर्शन है, ठीक है ना, निदर्शन है जिसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना हो। मतलब ये ऐसा ऐसा सैम्पलिंग कि इसमें कोई भी चुना जा सकता है। ठीक है ना, सबकी संभावनाएं, सबकी पॉसिबिलिटीज, है ना। प्रायिकता या संभाव्यता न्यायादर्श ऐसा न्यायादर्श है जिसमें हर एक इकाई के चुने जाने की संभावना होती है। मतलब अगर आप 100 लोगों 1000 लोगों में से सैंपल लेना चाहते हैं, तो हर किसी के इक्वल चांस होंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि किसी के कम चांस है, किसी के ज़्यादा चांस है, नहीं। इस संभाव्यता न्यायादर्श में हर किसी के चुने जाने की संभावनाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, इस विधि में समग्र
इस विधि में समग्र, ठीक है ना, समग्र की सभी कार्यों के चयन की संभावना रहती है। सभी इकाइयों, ये कार्य नहीं दोस्तों, इकाई है, ठीक है ना, ये आप इसको इकाई कर लीजिएगा। सभी इकाइयों के चयन की संभावना रहती है। अप्रायिकता या असंभाव्यता न्यायादर्श निदर्शन वह निदर्शन है जिसमें इकाइयों का चयन शोधकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये तो था जिसमें सभी इकाइयों के चुने जाने की बराबर संभावना हो, वो क्या हो गया, वो संभाव्यता न्यायादर्श हो गया, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गया। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो हो गया जिसमें हर एक इकाई के चुने जाने की जो संभावना है वो नहीं होती है, शोधकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको चुनेगा और किसको छोड़ेगा, ठीक है ना। तो संभाव्यता न्यायादर्श वो है जिसमें हर एक इकाई की चुने जाने की समान संभावना होती है, ठीक है ना। और असंभाव्यता न्यायादर्श वो हो गया जिसमें इकाइयों के चुना जाना शोधकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है ना, और उनकी या सभी की संभावनाएं नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसे में समग्र, ठीक है ना, ऐसे में समग्र की सभी इकाइयों के चयन की संभावना घट जाती है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला कि सबकी संभावनाएं नहीं होती हैं, तथा ये गारंटी तो कदापि नहीं रहती कि प्रत्येक इकाई को निदर्शन में लिया जाएगा। नहीं भैया, ये इस चीज की कोई गारंटी नहीं रहती है कि भाई किसको चुना जाएगा, ठीक है ना। ये तो शोधकर्ता के ऊपर डिपेंड करेगा वो किसको लेता है। इस विधि में केवल सामान्य सूझबूझ, इसमें शोधकर्ता अपने दिमाग से और अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार से अपना इकाइयां चुनेगा। जैसे अगर मान लो कोई विकलांगों के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो सिर्फ विकलांगों को ही पकड़ेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, विकलांगों को ही लेगा, ऐसे लोगों को नहीं लेगा जो विकलांग है ही नहीं है, ठीक है। अब क्या है, प्रायिकता जो है आपका, प्रायिकता निदर्शन संभाव्यता न्यायादर्श में समग्र की सभी इकाइयों के चयन होने की संभावना रहती है, बिल्कुल सही बात है। समग्र की सभी इकाइयों का निदर्शन में आना संभव है, वो भी सही बात है, भाई कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी के कम अवसर है किसी के ज्यादा है, किसी सबके बराबर अवसर है। निदर्शन में आना इकाई के संयोग पर निर्भर करेगा। और ये जो संभाव्यता न्यायादर्श होता है ना, इसमें सब कुछ संयोग पे होता है, ठीक है ना, सब कुछ संयोग पे होता है। कैसे संयोग पे होता है ये अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब भाई ये क्या होता है, यथार्थ प्रतिनिधित्व, मतलब कि हम किसी के संग झूठ वो नहीं कर रहे, किसी के संग भेदभाव नहीं कर रहे, बिल्कुल यथार्थ, सबको बराबर महत्व, सबको बराबर प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। और इसके लिए जानबूझ के इस तरह का प्रयास करते हैं कि भाई सभी वर्गों को अवसर मिले। जैसे कि क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, किसी स्कूल के अंदर कोई प्रतियोगिता करवा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई 12वीं के बच्चे नहीं, हम 10वीं के 10th क्लास के भी बच्चे ले लेते हैं, 11th के भी ले लेते हैं, 12th के भी ले लेते हैं, 9th के 8th के, कि ताकि सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिले, है ना। तो वैसे ही इसके अंदर भी होता है। तो इस तरह से जब आप हर किसी को बराबर चांस दोगे तो पक्षपात खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पक्षपात खत्म हो जाएगा। यह विधि नियोजन एवं क्रियान्वयन दोनों में ही खर्चीली एवं जटिल है। अब भाई आप सबको सबको बराबर मौका दोगे तो इसके लिए क्या, उससे क्या हो जाएगा, ये विधि जो हो जाएगी खर्चीली हो जाएगी, ठीक है ना, खर्चीली हो जाएगी। आप क्या कर रहे हो, आपको 50 आदमी चाहिए, ठीक है ना, तो आपने 50 अपनी मर्जी से चुन लिए तो उसमें जो कम खर्च आएगा। लेकिन आप 1000 लोगों में से 1000 लोगों को मौका दोगे, कोई भी 50 चुना जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आप 1000 मौका को हजार जो है उनको मौका दोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और खर्चा भी ज़्यादा आएगा। अब सामान्यीकरण करना है तो ऐसा निदर्शन आवश्यक है, क्योंकि जब आप ये संभाव्यता न्यायादर्श लेते हो तो इसमें पक्षपात की संभावना खत्म हो जाती है और उसमें सामान्यीकरण करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। अब प्रायिकता निदर्शन क्या है, अब ये देखते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी जैसा अप्रायिकता निदर्शन समग्र की इकाइयों के चयन होने के अवसर अज्ञात रहते हैं इसमें, ठीक है ना, मतलब सभी इकाइयों, समग्र की जो इकाइयां हैं उनके चयन के जो अवसर है ना वो अज्ञात है, मतलब किसी को नहीं पता कि भैया कौन चुना जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, किसी को नहीं पता जाए है, ये शोधकर्ता के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसको चुनता है, ठीक है ना। समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में समान अवसर प्राप्त नहीं है, ठीक है ना, मतलब हर किसी को बराबर अवसर प्राप्त ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसमें क्या था, सबको समान अवसर प्राप्त था, ठीक है ना। निदर्शन में निश्चित ही कुछ का चयन होगा, ठीक है, आपको ये पता होगा कि भाई कुछ का तो चयन होगा, कुछ को छोड़ा जाएगा, ठीक है। एक विशेष वर्ग समूह का प्रतिनिधित्व होता है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है ना। पक्षपात की संभावना अधिक रहती है। अब आप अगर एक वर्ग के एक विशेष लोगों को ही अगर आप चुन रहे हो और आप मतलब अपनी उद्देश्य से अपनी आवश्यकता के अनुसार से चुन रहे हो तो इसमें पक्षपात की संभावना नजर आ सकती है। अगर आपको अगर ऐसी छूट दी जाए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की छूट दी जाए
तो आप हो सकता है अपने सगे संबंधियों को ही सैंपल बना लो, या अपने यार दोस्तों को, या ऐसी सोच वालों को ही सैंपल सैंपल में बना लो जो आप आपके विचारों से सहमत हो, ठीक है ना। ये नियोजन एवं क्रियान्वयन दोनों में सरल और कम खर्चीला है। अब ये जो है ये क्या है, ये सरल है और कम खर्चीला है, ठीक है। जहां सामान्यीकरण करना आवश्यक नहीं है वहां पे ये विधि आप अपना सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसका विपरीत है। अब इसके प्रायिकता जो है आपका प्रोबेबिलिटी है उसके क्या है, ये प्रकार हैं, ठीक है ना। पहला प्रकार है देव निदर्शन, रैंडम सैंपलिंग। देव निदर्शन या संयोग प्रणाली वह है जिसमें प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या होता है, चुने जाने का, प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है, किसमें, आपका देव निदर्शन में, ठीक ना, रैंडम सैंपलिंग में। तो ये बात याद रखना। इसमें चुनने का कार्य शोधकर्ता या मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि संयोग से होता है। तो इसमें जो चुनाव होगा ना वो संयोग से होगा। क्या होगा, संयोग से होगा, ठीक है। इसीलिए देव निदर्शन कहते हैं, ठीक है ना। संयोग क्या होता है, देव से देवता, देवता वर्ड का आप ले सकते हो, देव देव होते ना, देव, उससे देव निदर्शन मतलब सब कुछ भाग्य के भरोसे है, ठीक है ना। क्या होता है, जब हमसे कुछ नहीं होता तो हम कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान भरोसे है, अर्थात भगवान भरोसे है। तो इसमें क्या है, इसमें भी भगवान भरोसे है, ठीक है ना, देव निदर्शन, ठीक है ना। क्या है, अब इसको देव निदर्शन के प्रकार कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। देव निदर्शन का पहला प्रकार है लॉटरी पद्धति, ठीक है ना। लॉटरी पद्धति, लॉटरी पद्धति का क्या अर्थ है दोस्तों, जैसे लॉटरी निकलती है ना, ठीक उसी तरह से, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, आपकी मेहनत नहीं है इसके अंदर, सब कुछ प्रयास की बजाय संयोग से और किस्मत से, भाग्य से मिलेगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि जितनी भी इकाइयां हैं, ठीक है ना, ठीक है, उन इकाइयों का नंबर, ठीक है, या तो अगर आपने लिस्ट बनाई होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, तो वो नंबर आप लिख के पर्ची पे वो डाल दोगे, या नाम लिखकर पर्ची में, पर्ची पे लिख के वो पर्चियां एक बाउल के अंदर में या एक बड़े से ड्रम के अंदर में डाल दोगे, और एक निष्पक्ष व्यक्ति आंख बंद करके उतनी ही पर्चियां निकाल लेगा जितनी इकाइयों की जरूरत है, ठीक है ना। और वो क्या होगा, वो ये इसको लॉटरी मेथड कहते हैं। और यही आपकी इकाइयां जो होंगी, इन्हीं इकाइयों को लेके फिर आप अध्ययन करोगे। एक तो हो गई लॉटरी पद्धति, दूसरी होती है कार्ड या टिकट पद्धति, ठीक है ना। अब क्या होती है, पर्ची होती है ना, पर्ची मुड़ जाती है और छोटी बड़ी हो जाती है। तो ये क्या होता है, कार्ड जो होता है ना, ये बराबर साइज के होते हैं, और ना ये उलझते उलझते नहीं है। तो इनमें क्या होता है, इन कार्ड में ना या तो आपका क्रमांक लिख दिया जाएगा या उसमें नाम लिखा होगा, ठीक है। और उसको एक बाउल के अंदर या ड्रम के अंदर डालेंगे, ठीक है। और ड्रम को गोल घुमा के, और उसमें से एक आदमी एक पर्ची निकालेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 50 बार दोबारा, 50 बार, 50 या 20 30 40 50 बार, जितनी बार भी उस ड्रम को घुमाया जाता है, फिर दूसरा कार्ड निकाला जाएगा। और ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया तब तक की दोहराई जाएगी जब तक जितने इकाइयों की जरूरत है ना उतनी इकाइयों को चुन ना लिया जाए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कार्ड पर पद्धति। तो इसके अंदर भी देखो सब कुछ भाग्य के भरोसे ही मिल रहा है, ठीक है ना। अब क्या है, नियमन अंकन पद्धति। नियमन अंकन पद्धति क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। इस पद्धति में सर्वप्रथम किसी समग्र की सभी इकाइयों को निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 95 96 97 98 99 100, ठीक है, ऐसे कर लिया जाएगा, ठीक है ना। और क्या है कि पहली देव निदर्शन जो होता है ना, देव निदर्शन के द्वारा पहले 10 में से कोई एक इकाई चुन ली जाएगी, ठीक है ना। कोई भी एक इकाई चुन ली जाएगी, और फिर जो बाकी इकाइयां है ना उसी अंतराल से चुनी जाएंगी। जैसे 90 में से 10 इकाइयां चुननी है, तो पहली इकाई आपने देव निदर्शन के थ्रू नो निकाल ली, मतलब लॉटरी पद्धति होती है ना, जो उसमें से कोई एक चुन ली और वो नो आ गई। तो फिर आपको अगर 10 इकाई चुननी है तो दूसरी हो जाएगी 18 27 36 45, मतलब नो का टेबल चालू हो जाएगा वहीं से, ठीक है ना। और ऐसे करके जितनी इकाइयां आपको चाहिए उतनी इकाइयां ले ली जाएंगी। ये निम्न अंकन पद्धति, मतलब नियमित रूप से एक अंक आता रहेगा, और उसको आप करके उससे करेंगे, ठीक है ना। तो ये होगी आपकी निम्न अंकन पद्धति, रेगुलर मार्किंग मेथड, ठीक है ना। तीसरे आपका जो है चौथे नंबर पे जो है अनियमित अंकन पद्धति, ठीक है ना, इरेगुलर मार्किंग मेथड। इस पद्धति में सर्वप्रथम सभी इकाइयों को एक व्यवस्थित क्रम में लगा लिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, अंकन पद्धति है तो क्रम में लगेगा ही लगेगा, और उसका क्रमांक तो निश्चित होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पहली और आखिरी वाली जो इकाई है ना उसे हटा दिया जाएगा। सपोज करो कि मान लो 100 इकाई है, तो एक तो पहला नंबर 1 हट जाएगा, और दूसरा कौन सा हट जाएगा, 100 नंबर हट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, 2 से लेके,
ठीक है ना। 2 से लेके 10 के बीच में किसी भी क्रम पे क्या कर लेंगे, वो निशान लगा लेंगे, ठीक है ना, निशान लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 11 से 20 के बीच किसी क्रम पे, फिर 21 से 30 के बीच किसी क्रम पे निशान लगाकर उन इकाइयों को हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अनियमित अंकन पद्धति। इसमें अनियमित अंकन है, ठीक है ना। उसमें क्या था कि 9, 18, 27, 36, 45 नियमित नियमित एक अंतराल के बाद आ रहा था। अनियमित अंकन पद्धति में कुछ ऐसा नहीं है, शुरू की और लास्ट की वो हटाने के बाद, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, गोल गोल मार्क लगा लेंगे और उस फिर जिस पे गोल निशान लगाएंगे उसी को हम चुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक आती है आपकी 5वें नंबर पे टिप्पेट विधि, ठीक है ना, टिप्पेट मेथड कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो है, अब इसमें ना ये इस तरह का निशान ये बने हुए हैं, इस तरह की ना ये अंकन पद, ये तालिका देख लीजिए आप, ठीक है ना, तालिका देख लीजिए, इसमें एक इस तरह की तालिका बनी रहेगी, ठीक है ना। तो ये जो होता है, आप क्या बोलते हैं, आप अपने जो जितने भी आपको जोन सी इकाई चाहिए, आप उसमें क्या करोगे कि टिपेट संख्याओं, इसमें बता देता हूं मैं आपको। टिप्पेट संख्याओं से निदर्शन चुनने का तरीका इस प्रकार है कि माना कि 500 छात्रों में से 30 छात्रों का एक निदर्शन निकालना है, तो पहले हम सभी 500 छात्रों को क्या कर लेंगे, का नाम जो है वो क्रमवार लिख लेंगे, ठीक है ना। और फिर टिप्पेट संख्या की पुस्तक का कोई एक पृष्ठ खोल देंगे, ठीक है, उनमें से प्रथम, ठीक है, पहले का ले लो या आखिरी के 30 ले लो या किसी भी रो में से 30 ले लो, चाहे आप रो में से ले लो चाहे कॉलम में से ले लो, कहीं से भी 30 उठा लो, ठीक है, और उसको ले लोगे और वही क्या हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके वो वही आपके सैंपल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे इसके अंदर तो देखो 5 नंबर की संख्या है, इसमें सारी 5 नंबर की संख्या है। अगर हम क्रमांक देते कि 10,436 ऐसे करके क्रमांक देते, तो हम पहले ये उठा लेते, पहले एक रो उठा लेते भाई, ये 11,164 क्रमांक का जो है एक वो सैंपल हो जाता। फिर दूसरा सैंपल हो जाता है 21,215, 10,438, 36,495। ये जो तालिका बनाई गई है ये एक्चुअली उसमें चल रही है, 10,000 से लेके लाख के बीच में है, इस वजह से आपको इतना वो नहीं आएगा, लेकिन टिप्पेट अंकन पद्धति इसी तरह से ही काम करती है, ठीक है ना। तो ये भी वैज्ञानिक मानी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर पक्षपात नहीं है, पता नहीं किसका नंबर कहाँ आएगा, कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी आपको जो आपका समग्र है, जितनी भी इकाइयां हैं, सबका आप क्या बोलते हैं अंक डाल दोगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपने 500 छात्रों का 1 से लेके 500 तक का नंबर डालना, तो आपको वो वाली तालिका खोलनी पड़ेगी जिसमें 1 से लेके 500 तक के नंबर हो, 1 से लेके 500 तक के नंबर हो, ठीक है ना, 500 तक के नंबर हो। और फिर जब उसमें से आप कोई सी भी रो पकड़ लोगे, एक रो पकड़ लोगे, उसमें हो सकता है 1 हो, 10 हो, 18 हो, 17 हो, 36, 35, 125 ऐसे करके जो भी नंबर आए, चाहे रो ले लो, चाहे कॉलम ले लो, चाहे क्या बोलते हैं ऊपर से शुरू करो, चाहे नीचे से शुरू करो, चाहे बीच में से कहीं से भी शुरू करो, ये अपने आप में वैज्ञानिक मानी जाती है, ठीक है साथियों। अब ग्रिड प्रणाली क्या है दोस्तों, ठीक है ना, इसका क्षेत्र, इसका जो उपयोग होता है वो भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया जाता है। क्या होता है ना, एक आपके पास ना, आपको जो जिस आपके पास जो क्षेत्र है, मान लो सपोज करो आप यूपी के अंदर वो कर रहे हो, यूपी के अंदर आप काम करना चाहते हो और आपके पास बहुत सारे जिले हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जिले हैं, तो आप क्या करोगे कि आप तो पहले यूपी का नक्शा रख लोगे, ठीक है, फिर एक पारदर्शी प्लेट लेके आओगे, ठीक है ना, वो सेलुलाइड की भी हो सकती है या प्लास्टिक की जो आर पार दिखते हैं वो भी हो सकती है, और उसमें कुछ ना चौकोर चौकोर खाने काट लोगे, ठीक है। और वो जो चौकोर खाने जो आप काटोगे ना, वो एरिया आप चुनोगे किसके लिए, एज ए सैंपल चुनोगे चुनोगे काम करने के लिए, और आप वो प्लेट उठा के उस मानचित्र के ऊपर रख दोगे, और जोन जोन से मतलब कटे हुए जो एरिया जो है ना वो आएंगे ना, वही आपके वो हो जाएंगे, वो मतलब वही आपका अध्ययन का एरिया हो जाएगा, वही आपके, वहीं से आप निदर्शन कलेक्ट करोगे या वहीं पे काम करोगे। तो इसको कहते हैं ग्रिड प्रणाली, ठीक है साथियों। अब इनके देव निदर्शन की पद्धति के गुण है, देव निदर्शन पद्धति अपनाने में पक्षपात की संभावना घट जाती है, बढ़ती नहीं है, घटती है, ठीक है ना। देव निदर्शन पद्धति जब आप अपनाते हो तो क्या होता है कि इसकी संभावना जो है ना वो बिल्कुल ना खत्म हो जाती, क्योंकि सब कुछ क्या है कि भाग्य के ऊपर निर्भर है, क्या है कि संभावना घट जाती है। क्योंकि साथियों जो भी आप जो भी
क्या बोलते हैं आप कोई इसमें आप जो है सब कुछ भाग्य के भरोसे हो रहा है, सारा सैंपल सब कुछ कैसे कलेक्ट हो रहा है, सब कुछ भाग्य के भरोसे कलेक्ट हो रहा है। तो इसमें आप ये पक्षपात कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। आप अपनी मर्जी से चुन ही नहीं सकते जो नंबर आ रहा है। आप चाहे ग्रिड प्रणाली अपना लो, चाहे कुछ भी अपना लो, तो सब कुछ क्या है कि सब कुछ भाग्य से हो रहा है। इसमें पक्षपात कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। दूसरा, इसमें समग्र का वास्तविक दर्शन होता है। मतलब इसमें जो समग्र है ना, वो उसमें सबकी संभावना रहती है, तो सबके निदर्शन का ना बराबर चांस रहता है। तो ये क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है ना। तो क्या है, इसमें सबको सब समग्र का वास्तविक दर्शन होता है, ठीक है ना। सबको हम लेके चलते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है। अब किसी का नंबर आएगा किसका नहीं आएगा ये उसके भाग्य पे है। इस हेतु शोधकर्ता को समग्र की इकाइयों की विशेषताओं का पूर्ण ज्ञान आवश्यक नहीं है। अब इसमें भाई जो आप जो चूज कर रहे हो इसके अंदर आपको समग्र की ना विशेषताओं का ना ज्ञान रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्या इसमें समग्र की विशेषताओं का ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पक्षपात तो होना नहीं है इसके अंदर। तो जो भी आएगा उसका आप अध्ययन करोगे। संयोग का नियम का पालन होने से क्या होता है कि ये त्रुटि की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, ठीक है ना। संयोग के नियम का पालन होने से त्रुटियां भी इसी में सम्मिलित रहती हैं, तो परिणामों का यथार्थ मूल्यांकन होगा भाई। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के कर रहे हो कुछ। समग्र की परिवर्तनशीलता भी हो तो भी स्वतः निदर्शन में सम्मिलित है। अब भाई अगर कुछ परिवर्तन भी होता है तो वो भी क्या होगा, वो भी आपके सैंपल में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर समग्र में कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो निदर्शन में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे आपने 1000 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया, इसमें क्या है, 300 जो है वो है आपके मुस्लिम है, मुस्लिम है, 200 सिख सिख हैं, नहीं 100 सिख हैं, 100 ईसाई हैं, और 500 क्या है, 500 है हिंदू। अब ये मिक्स है, ठीक है ना, ये मिक्स है। अब जब आप इसमें से समग्र में से सैंपल सैंपल कलेक्ट करोगे तो ठीक है भैया, जो भी आएगा हो सकता है हिंदू भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, सब आएंगे, ठीक है ना। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, अगर कम ज्यादा होगा तो आपका सैंपल भी तो अपने आप वो चला ही जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें स्वतः निदर्शन में वो अपने आप सम्मिलित हो जाएगा। अगर कुछ परिवर्तन होता है तो इसके अंदर अपने आप उसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। निदर्शन का आकार बढ़ाए जाने से निदर्शन में समग्र की प्रतिनिधित्व बढ़ जाती है। अगर आप सैंपल का साइज बढ़ाते हो तो क्या होगा कि भाई जो जो प्रतिनिधित्व होगा वो भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसके दोष क्या हैं, अब दोष सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई विविधता से भरे बड़े समग्र की कुछ इकाइयां लेना कई बार सही प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है ना। आप इतनी ज्यादा विविधता है, इतनी ज्यादा विशेषताएं हैं, इतने ज्यादा अलग अलग गुण हैं, और उसमें से आप कुछ को ले लो और सोचो कि वो प्रतिनिधित्व सही होगा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। अब क्या, छोटे समग्र में यदि कुछ इकाइयां बहुत महत्वपूर्ण है तो उनका छूट जाना संभव है। अब भाई कई बार ऐसा भी होता है ना कि भाई आप छोटा सैंपल ले रहे हो, लेकिन उसके अंदर से हो सकता है कि भाई कुछ ऐसी खास इकाइयां हो जो बहुत महत्वपूर्ण, वो आपको आपके शोध में वो दे सकती हो, जानकारी दे सकती हो, तो उनके छूट जाने की संभावना है। क्योंकि आप तो क्या कर रहे हो, आप तो देव निदर्शन से उसका चयन करोगे, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उनके छूट जाने की संभावना है। अब जैसे जैसे दोस्तों ये ले लो, इंडियन टीम ले लो, ठीक है ना। इसमें इसमें रोहित शर्मा है, शर्मा, विराट कोहली है, विराट कोहली है, ठीक है। आप उसके बाद क्या बोलते हैं, आपका संजू सैमसन, संजू सैमसन, आपका ईशान किशन, किशन है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, पांड्या, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से करके आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आपने ये 20 प्लेयरों की एक लिस्ट है और अब आप में से इसमें से 10-11 खिलाड़ियों को लेके जाना है, ठीक है ना, 11 खिलाड़ियों को लेके जाना है। आपने क्या कि देव निर्देशन लगा के 11 ये 20 पर्चियां बना दी, 20 पर्चियां बना दी पर्ची, ठीक है, और इसमें से 11 पर्ची चुन ली, ठीक है ना। तो अब भाई किसी का नंबर आए किसी का ना आए, वो तो उसका भाग्य था, जिसका आया उसका भाग्य था, जिसका नहीं आया उसका भी भाग्य था, ठीक है ना। तो ये मतलब इसमें पक्षपात तो नहीं है, पक्षपात तो नहीं है, लेकिन ये जो खिलाड़ी है रोहित शर्मा, इसको नहीं चुना गया, विराट कोहली को नहीं चुना गया, तो ये क्या है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर है। तो इसका क्या हो गया, ये नहीं चुने गए, तो क्या हो गया, ये इस देव निदर्शन की सबसे बड़ी वो का दोष है कि महत्वपूर्ण इकाई जो है ना वो छूट जाती है, जैसे कि इसके अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली छूट गए, ठीक है ना। उसी तरह से देव निदर्शन के अंदर में जो बहुत महत्वपूर्ण इकाइयां होती हैं उनके छूट जाने की संभावना होती है। और इससे क्या होता है दोस्तों, शोध की उपयोगिता भी खत्म हो जाती है दोस्तों, क्या होता है, शोध की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, इससे शोध की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। दूर दूर फैले क्षेत्र की चयनित इकाइयों तक पहुंचना महंगा और कठिन कार्य होगा। अब भाई ऐसा इकाइयां अगर बहुत दूर दूर तक फैली हुई हो, ठीक है ना, आपने तो देव निदर्शन से उठा लिया, और यूपी में इतना बड़ा है, यूपी में एक 5 इकाई चली गई बनारस, और 5 इकाई चली गई अलीगढ़, 5 इकाई आ गई नोएडा, और 7-8 इकाई उधर चली गई दूसरे कोने पे, क्या बोलते हैं, गोरखपुर। तो क्या होगा, बहुत महंगा हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आप भागते भागते परेशान हो जाओगे, खर्चा हो जाएगा बहुत ज्यादा, और टाइम भी लग जाएगा। पहले से कोई सूचीबद्ध कोई नाम संयोग के नियम का उल्लंघन है, ठीक है ना। कई बार इकाइयों की सूची नहीं मिलती तो तार्किक निर्देशन हो नहीं पाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको सूची नहीं मिलती, ठीक है ना, आप जैसे घरेलू हिंसा के ऊपर अगर कोई सूची ढूंढ रहे हो, आपको वो सूची नहीं मिल रही है, तो ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, सही तार्किक निर्देशन नहीं हो पाएगा, फिर आपको क्या बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाना पड़ेगा। इसके बाद आता है दूसरा, नंबर 2, देव निर्देशन के बाद दूसरा जो आता है वो आता है स्तरीकृत निदर्शन, ठीक है ना। क्या आता है, स्तरीकृत निदर्शन, है ना, सर्टिफाइड सैंपलिंग, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है दोस्तों। इस पद्धति में समग्र में से इकाइयों के चयन से पूर्व उनकी गुणों, विशेषताओं तथा सजातीयता के आधार पर खंडों या सत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि भाई आपको सैंपलिंग लेनी है, तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं लूंगा 18 से लेके 30 आयु के बीच बीच का एक ग्रुप बना दोगे, 30 से लेके 40 के बीच का ग्रुप बना दोगे, 40 से 50 के बीच में, ठीक है, 50 से 60 और 60 से ऊपर वाला, ऐसे करके आप ग्रुप बना दोगे। ये क्या, उनकी विशेषताओं गुणों के आधार पे। या आप यूं करोगे, स्त्री पुरुष और क्या बोलते हैं आपका जो है आपका बीच वाला जो जेंडर है वो उसका ग्रुप बना दोगे, या शैक्षणिक के शिक्षा के स्तर के हिसाब से बना दोगे। क्या होगा, 12th अंडर 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और क्या बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस, ऐसे करके आप कई सारे स्तर बना सकते हो, ठीक है ना। ऐसे अमीर गरीब, ठीक है ना, इस तरह से करके क्या करोगे, आप कई सारे स्तर बना दोगे, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कई सैंपलिंग होती है, जैसे 10%, जैसे आप चुनाव के बारे में रिजल्ट ले रहे हो, तो आपको गरीबों का और क्या बोलते हैं मध्यम वर्ग का और अमीरों का की राय जाननी होती है, तो आप क्या करते हो कि उसी हिसाब से सत्रीकृत कर देते हो, ठीक है ना, सतर बना देते हो, एक अमीर का बना दिया, एक गरीब का बना दिया, और एक मध्यम वर्ग का बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद स्तरीकृत के जो है ना आपके दो हैं, आपके समानुपातिक स्तरीकृत निदर्शन, ठीक है ना, और एक है असमानुपातिक स्तरीकृत निदर्शन। अब जो समानुपातिक है ना, इसके अंदर जो समग्र में जितनी वो है ना इकाइयां है ना, उसी अनुपात में आप निदर्शन में भी लोगे, ठीक है ना। जैसे फैन इतना बढ़िया नहीं चल रहा, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं इतना अच्छे से आपको समझाता ना। जैसे जैसे 1000 का सैंपल है, कितने का, 1000 का सैंपल है, इसमें हिंदू हैं 500, मुस्लिम है 300, और सिख हैं 200,
ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आप ये 1000 का, ये टोटल है, ठीक है ना, टोटल है, समग्र है, ठीक है ना, 100 1000 इकाइयाँ, आपको 100 का सैंपल लेना है, तो आप समान अनुपात में लोगे, ठीक है ना, समान अनुपात में लोगे। तो इसमें कितना लोगे, 50% है तो यहाँ पे ले लोगे 50, ठीक है ना। मुस्लिम कितना है, 300 है, यहाँ पे ले लोगे 30, और सिख कितना है, ये है, तो इसमें ले लोगे 20, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, समान अनुपात हो गया, क्या हो गया, समान अनुपात में हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप सैंपल ले लोगे, इसी को ही कहते हैं आपका समानुपातिक निदर्शन, ठीक है दोस्तों। और असमानुपातिक निदर्शन में क्या करोगे कि भाई जैसे ये कम वाला है ना, सिख है ना, ये 200 है ना, तो ये 20 चुने जाएंगे, तो आप इसको बढ़ा के बराबर कर दोगे, इसको 30 कर दोगे, ठीक है, इसको 35 कर दोगे, ऐसे करके आप कर दोगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि इस असमानुपातिक स्थिति की कई बार ऐसा होता है ना कि भाई कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व होता ही नहीं है, ठीक है ना, या बहुत कम होता है, तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा बराबर करने के लिए, ठीक है ना, उनको भी उसमें प्रतिनिधित्व देने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उन इकाइयों को रख लेते हैं या उनका अनुपात बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, असमानुपातिक स्तरीकृत निदर्शन, ठीक है ना। यह असमानुपातिक स्थिति निदर्शन के विपरीत है, ठीक है ना। असमानुपातिक जहां अनुपात असमान रखा जाए, ठीक है ना। जब किसी समग्र में उप समग्र वर्ग या स्तर बनाए जाते हैं, जब हम वर्ग और स्तर बनाते हैं तो इकाइयों का समूह बना दिया जाता है, तो यह संभव हो कि कुछ स्तर पे इकाइयों की संख्या अधिक हो, जैसे कि इसके अंदर है देखो 500 हो गई है, ठीक है, तो सैंपल में भी 50 जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में हम कम संख्या वाले स्तर को समान अनुपात को आधार बनाकर निदर्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। अतः छोटी समूह को भी अधिक प्रतिनिधित्व देने हेतु, ठीक है ना, अधिक प्रतिनिधित्व देने हेतु चयनित की जाने वाली इकाइयों का अनुपात अधिक रख लेते हैं। यदि असमानुपातिक स्थिति, ये क्या है, असमानुपातिक स्थितिगत निदर्शन है, मतलब समान अनुपात में हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। इसका इसका लाभ क्या है, तुलना करने में मिलता है, इसका फायदा हमें तुलना करने में मिलता है, क्योंकि तुलना करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बराबर रखना पड़ता है ना, ठीक है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। आप अब क्या बोलते हैं, सपोज करो हिंदू मुस्लिम का अगर आप कबड्डी करवाओगे तो मुसलमानों की का अनुपात कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कबड्डी खेलने कम ही प्लेयर जाएंगे, नहीं ना, प्लेयर तो बराबर जाएंगे ना। तो इसीलिए ये इस तरह की सिचुएशन में यूज किया जाता है। अब इस तरीके के निदर्शन के लाभ क्या है, अब क्या है कि दोस्तों, कहाँ चला गया कर्सर यार, महत्वपूर्ण समूह के निदर्शन में छूट जाने की समस्या समाप्त हो जाती है। अब अगर मान लो दोस्तों कोई क्या बोलते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप सतर नहीं बनाओगे और देव निदर्शन से जब आप चुनाव करोगे ना, तो हो सकता है कि भाई कुछ लोग, कुछ वर्ग ऐसे हों जिनका नंबर ही ना आए, ठीक है ना, जो चुने ही ना जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप इस तरीके के निर्देशन करोगे तो उनके छूटने की संभावना समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना भाई। अगर क्या बोलते हैं SC ST वाले अगर 20% है टोटल जनसंख्या का, तो 20% उनको ले लोगे, तो वो छूटेंगे नहीं, है ना। अब क्या है कि भाई देखो, अध्ययन में सूक्ष्मता तथा गहनता आ जाती है। अब दोस्तों आप हर एक वर्ग को महत्व दे रहे हो, ठीक है ना, हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो आपका अध्ययन क्या होगा, अध्ययन बहुत बढ़िया होगा, उसमें गहनता होगी और सूक्ष्मता होगी, ठीक है ना। अगर छूट जाता तो आपका अध्ययन इतना बढ़िया नहीं रहता। समग्र की आंतरिक विशेषताओं का सही प्रतिनिधित्व हो पाता है। अब भाई समग्र में तो हर जाति के लोग होंगे, ठीक है ना, हर धर्म के लोग होंगे, हर विशेषताओं वाले होंगे, हर गुण वाले होंगे, तो इस तरह से आप सत्रीकृत कर दोगे, तो क्या होगा, आप जो सैंपल लोगे, ठीक है, उसमें समग्र की विशेषताओं का वो सही प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है ना। वर्ग या सतर बन जाने से यह सुविधा रहती है कि किसी इकाई के संपर्क ना हो पाए तो दूसरी इकाई ले ली जाए। तो भाई अगर मान लो अगर आपने वर्ग बना दिया और कोई एक इकाई नहीं मिल रही है, तो उसी जैसी वैसी वैसी गुण वाली, वैसी विशेषताओं वाली दूसरी इकाई को आप चुन लोगे, ठीक है ना। और अगर मान लो आपने वर्ग नहीं बनाया है, तो आप सपोज करो कि क्या बोलते हैं, आपका कोई मुस्लिम था, ठीक है ना, वो इकाई छूट गई, तो उसकी जगह पता नहीं आप हो सकता है हिंदू की इकाई ले लें, या सिख ले लें, या ईसाई ले लें। तो इस तरह से क्या होगा कि वो इकाई विशेषता और गुण बदल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप वर्ग बना के रखोगे तो मुस्लिम की अगर छूटी तो मुस्लिम में से लोगे, और हिंदू में से छूटा सैंपल
इकाई छूटी तो फिर हिंदू ही लोगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि मतलब दूसरी इकाई लेने में आपको बहुत आसानी होगी और आपके उस पर इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। अब अगर वर्गों का विभाजन सही से ना होना तो पक्षपात की संभावना हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये इसका एक दोष है। किसी इकाई में मिश्रित गुण होने पर, ठीक है ना, उसका स्तर निर्धारित करना कठिन हो जाएगा ना। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ में होते हैं जो कई सारे गुण होते हैं, मिश्रित गुण होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें दिक्कत हो जाता है। जैसे कि भाई अब जैसे क्या बोलते हैं, आप कह रहे हो कि भाई एक सैंपल आप इकट्ठा कर रहे हो और उसके अंदर जानने की कोशिश कर रहे हो कि भाई कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, और कोई ऐसी इकाई निकल के आ जाती है, कुछ इकाइयां ऐसी आ जाती हैं जो नौकरी भी कर रही हैं और पढ़ भी रही हैं, तो क्या होगा, उनका निर्धारण करना कठिन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो मिश्रित गुणों वाली भी होती हैं, ठीक है। अब एक है आपका बहुस्तरीय निदर्शन, मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहते हैं इसको। जब किसी बड़े क्षेत्र की इकाइयों का अध्ययन करना हो तो उसका कई सत्रों या चरणों में निदर्शन किया जाता है, अर्थात एक बार में निदर्शन नहीं होता है। यह बहुस्तरीय या कई चरणीय निदर्शन पद्धति कहते हैं इसको, ठीक है ना साथियों। तो ये कई इसके इसमें कई सारे स्टेज होते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है इसमें कि उदाहरण के लिए भाई कोई एक जिला है, ठीक है ना, जिले की किसी समस्या पे आप शोध करना चाहते हो, तो संपूर्ण जिले की इकाइयों की सूचना एकत्रित करने की बजाय आप क्या करोगे, पहले नगर परिषद जो है नगर परिषद के वार्ड में जाओगे, कुछ वार्डों में जाओगे, फिर उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ पंचायत समितियों से कुछ ग्राम पंचायतों का क्या करोगे, देव निदर्शन की किसी भी विधि से उतना ही चयन करोगे जितनी इकाइयां चाहिए, ठीक है ना। फिर इन इकाइयों का से संबंधित सूचना एकत्रित करोगे और फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक वार्ड पंचायत समिति और की समग्र सूची में से कुछ मतदाताओं का चयन करोगे। मतलब कहने के लिए इसमें अलग अलग स्टेज पे जाके आप कई चरण में वो करते हो, आप क्या करते हो, डाटा कलेक्ट, वो आपका निदर्शन का चुनाव करते हो, ठीक है ना। उसके बाद गुच्छ निदर्शन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार क्लस्टर सैंपलिंग देखो क्या ये आया भी हुआ है। इसमें इकाइयों के एक समूह का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। इकाइयों का एक समूह होगा, ठीक है ना, क्या होगा, इकाइयों का एक समूह होगा साथियों। जैसे ये इकाइयों का एक समूह हो गया, ठीक है ना, इसमें कई सारी इकाइयां हैं, ये सारी इकाइयां हैं। इसलिए इसे संभाग या क्षेत्रीय निदर्शन भी कहा जाता है, ठीक है ना। जब इकाइयों की संपूर्ण समूह को ही निदर्शन के रूप में चुन लिया जाता है तो यह चयन प्रक्रिया गुच्छ निदर्शन कहलाती है। मतलब हम पूरे एक समूह को ले लेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक इकाई चुन रहे थे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इकाइयों का पूरा एक समूह ले लेंगे, ठीक है ना। ये भौगोलिक भी हो सकती है इकाइयों का समूह, और क्या हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है। ऐसा निर्देशन करने से पुरुष समरूपी गुच्छ की पहचान की जाती है। लेकिन हमें जो समूह चुनना है ना, उस समूह की पहचान की जाएगी जो समरूपी हो, ठीक है ना। क्या हो, समरूपी हो, परस्पर सजातीय हो, ठीक है ना, क्या हो, परस्पर सजातीय हो, एक जैसा हो, ठीक है ना। किंतु सतर सजातीय तो हो, किंतु आंतरिक रूप से क्या हो, आंतरिक रूप से, अरे आगे बढ़ भाई, आंतरिक रूप से विषमता लियो, ठीक है ना। आंतरिक रूप से ये विषमता होगा, बाहर से आपको देख सजातीय लगेगा, एक जैसा लगेगा जैसा आपको चाहिए, लेकिन ये आंतरिक रूप से इसके अंदर विशेषता होगी। और सतर व गुच्छ में यही अंतर है कि एक सतर की इकाइयां पूर्ण रूप से सजातीय होती हैं, ठीक है ना। एक सतर की जो इकाइयां होंगी वो पूर्ण रूप से सजातीय होंगी, लेकिन जो सतर होंगे एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होंगे, ठीक है ना। सतर क्या होंगे, सतर क्या हो गया, ये सतर हो गया ना, हमने वर्ग बना दिए थे सारे, ठीक है ना। ये वर्ग क्या होंगे, एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक क्या बोलते हैं, जो गुच्छ है ना, गुच्छ है ना, उसके अंदर ये सारे के सारे स्तर आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। एक गुच्छ के अंदर तो सारे स्तर आ जाएंगे, और सतर आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। सतर आपस में एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है ना। तो क्या है, गुच्छ की जो इकाइयां हैं वो विषमता लिए होती हैं, किंतु गुच्छ गुच्छ परस्पर समजाती होंगे। अब ये वाला गुच्छा है, ये वाला गुच्छा है, ये गुच्छा, ये क्या है, ये आपस में एक जैसा ही है, क्या है, ये एक जैसा गुच्छ है। अरे यार आगे बढ़ना। तो ये चीज है, ये तीनों गुच्छ एक जैसे हैं, लेकिन इनके अंदर जो अंदर जो इकाइयां हैं वो विषमता लिए हुए हैं। ऐसे कुछ भौगोलिक या सामाजिक हो सकते हैं। ये पद्धति मुख्यतः बड़े भूभाग या बड़ी जनसंख्या की समस्त इकाइयों का अध्ययन करने की बजाय कुछ चुने हुए मोहल्ले का अध्ययन
करने पर केंद्रित होगी। इसमें अनुसंधानकर्ता मेहनत समय बच जाएगा। अब एक बार और एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, ये समझ में आना जरूरी है कि भाई जैसे आप दिल्ली का अध्ययन कर रहे हो, ठीक है ना, दिल्ली में आप किसी पर्टिकुलर किसी सोशल सामाजिक सामाजिक समस्या पे अध्ययन कर रहे हो, समस्या पे आप अध्ययन कर रहे हो। तो आप या तो ये है कि भाई आप 5,000 सैंपल इकट्ठा कर लो, ठीक है ना, 5,000 से 10,000 सैंपल इकट्ठा कर लो, ठीक है ना। आप इकाइयां निर्धारित करोगे पूरी दिल्ली में से और उनसे डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है ना, डाटा कलेक्ट करोगे। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। या तो आप ये कर लो, दिल्ली में आप क्या करो, 2-2 हजार वाले 5, ठीक है ना, 2-2 हजार वाले 5, या आपका 1-1 हजार वाले 10, ये गुच्छ उठा लो, ठीक है ना, ये गुच्छ या समूह, ठीक है ना, गुच्छ या समूह, ठीक है ना, समूह ले लो, ठीक है ना। और ये याद रखना कि भाई इसके अंदर जो क्या बोलते हैं, ये जो 10 है ना, ये 10 है ना, 10 गुच्छ है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सजातियां मतलब ये गुच्छ एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। इनके अंदर विषमता हो सकती है, ठीक है ना, अंदर हो सकते हैं भाई मुसलमान संप्रदाय के हों, या फिर क्या बोलते हैं हिंदू भी हों, क्रिश्चियन सिख ईसाई सारे हों, ठीक है, लेकिन ये ऊपर के तौर पे समान होंगे, ठीक है ना, ऊपरी तौर पे ये सारे कुछ समान होंगे, अंदर जरूर इनकी विषमता होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई आपको क्या होगा कि मेहनत, समय, धन और संसाधन की आपकी बचत हो जाएगी, और आपका ध्यान भी अच्छे से केंद्रित रहेगा ना, वरना आप 1,000 के पीछे जाओगे तो 10,000 5,000 जब कलेक्ट करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो आप ये क्या है, ये इसी को कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, मतलब गुच्छे में जो मिल जाता है। जैसे अंगूर है ना, अंगूर, तो अंगूर क्या है, गुच्छा है, और आप 10 गुच्छे को उठा लोगे तो 10 गुच्छे एक जैसे ही होंगे। हो सकता है गुच्छे के अंदर कोई खट्टा अंगूर भी हो, मीठा अंगूर भी हो, कोई ज्यादा पका हुआ हो, जो कोई कम पका हुआ, ऐसा हो सकता है गुच्छे में, ठीक है ना। लेकिन जो गुच्छे होंगे वो एक जैसे होंगे, ठीक है ना, एक जैसी उनके अंदर सजातीयता होगी। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अप्रायिकता निदर्शन, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब ये क्या है, इसको देख लेते हैं। तो उद्देश्यपूर्ण निर्देशन, वो सैंपलिंग जो आपके उद्देश्य को पूरा करती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, आपका उद्देश्यपूर्ण निर्देशन कहलाती है, ठीक है ना। जैसे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पीएचडी के स्टूडेंट्स है उनके ऊपर शोध करना है। तो क्या है कि आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिर्फ पीएचडी के स्टूडेंट्स को जाके कलेक्ट कर लोगे, किसी भी विश्वविद्यालय में जाओगे और वहां से पीएचडी के जितने स्टूडेंट्स होंगे उनकी लिस्ट निकालोगे और उनसे डाटा कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। या फिर आप क्या बोलते हैं, आप सिर्फ क्या बोलते हैं घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं का इंटरव्यू करना चाहते हैं, है ना। तो आपके उद्देश्य, आपका विशेष उद्देश्य है, तो आपका सैंपल भी जो हो गया, आपका जो इकाइयां भी हो गई वो निर्धारित हो गई, ठीक है ना। आप अपनी मर्जी से उठा लीजिए, समग्र, आप पूरा समग्र को लेने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप 50-100 ऐसी जो है महिलाएं हैं जिनके जिनके संग घरेलू हिंसा हुई है, उनको उठाइए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, मतलब ये आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है ना। आकस्मिक निदर्शन मतलब एक्सीडेंटल कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये क्या, इस विधि में शोधकर्ता कुछ चयन विधिवत ढंग से नहीं करता, बल्कि आंकड़ों का एकत्रण हेतु सीधे क्षेत्र में चला जाता है, ठीक है। आपको डाटा एकत्रित करना है, आप सीधे आपको जैसे क्या बोलते हैं, गंदी बस्तियों में जो आदमी है उनके ऊपर, जो लड़के हैं, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च करना है, तो आप क्या करोगे, सीधे गंदी बस्तियों में चले जाओगे, ठीक है, और जो मिल जाएगा उसी से ही आप सूचना कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। या हो सकता है आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओगे और सीधे पीएचडी वाले स्टूडेंट जो मिल गए उनको लिया और उनसे सूचनाएं भर ली। या आप थाने के बाहर खड़े हो गए, ठीक है ना, सुबह से शाम तक 8 10 12 जो भी घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं आई, आपने उनका इंटरव्यू लिया, उनसे सूचनाएं कलेक्ट कर ली। तो ये क्या हो गया, आकस्मिक एक्सीडेंटल सैंपलिंग हो गई। या आप कहीं जा रहे हो, अचानक आपको मिल जाए, तो वहां से भी आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, आकस्मिक। स्वचयनित निसर्चन, सेल्फ सिलेक्टेड सैंपलिंग, ये क्या है, जब कई कई बार ऐसा होता है ना कि भाई सरकार हो गई, ठीक है ना, सरकार हो गई या कोई संस्था हो गई, वो खुद ही कहती है कि भाई आप अपने सुझाव दो, ठीक है ना। आपका क्या सुझाव है, आप हमें क्या बोलते हैं, मेल पे भेज दीजिए, या डाक के थ्रू भेज दीजिए, या इंटरनेट के थ्रू भेज दीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या होता है, आप खुद अपनी इच्छा से, ठीक है ना, अपनी इच्छा से आप उसमें क्या करते हैं, अब उसमें अपना जवाब भेजते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो इसको कहते हैं स्वचयनित निदर्शन, मतलब आप खुद अपने आप चयनित हो रहे हैं, आप अपनी इच्छा से चयनित हो रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने आपको एक इश्तेहार दिया कि भाई अगर कोई
क्या बोलते हैं, ये महिला उत्पीड़न पे कोई अपने विचार देना चाहता है तो वो हमारे विचार आमंत्रित है, आप इस पते पे या इस मेल पे आप भेज दीजिए। तो आपने खुद मतलब अपनी इच्छा से आप कोई महिला जो है जिसके संग घरेलू हिंसा हुई है उसने मतलब अपनी प्रतिक्रिया दे दी, ठीक है ना, तो खुद चयनित है, वो सब चयनित निदर्शन कहलाएगा साथियों। तो ये है दोस्तों, आई थिंक ये, हाँ। अब निदर्शन की समस्याएं व समाधान क्या है, तो निदर्शन के आकार की समस्या, तो ये साथियों बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, डिसाइड ही नहीं हो पाता है कि भाई आकार कितना होना चाहिए दोस्तों। कहाँ चला गया कर्सर, मैं तो कर्सर से दुखी हो गया, आज बहुत तंग कर रहा है ये मेरे को, कुछ ना कुछ छूटा है इसके अंदर। तो क्या है दोस्तों, मैं बोलूंगा, आप इसको ध्यान से समझना, निदर्शन के आकार की समस्या। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि भाई निदर्शन इसका आकार कितना हो, सैंपल का आकार कितना हो, तो इसको लेके विद्वानों में मतभेद है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, कि उसमें मतभेद है कि भाई छोटा रखा जाए, बड़ा रखा जाए, कैसा रखा जाए, ठीक है। तो ये जो है इसका क्या है कि भाई इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि छोटा रखें या बड़ा रखें, ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज की जा सकती है कि भाई कुछ चीजें हैं उसके आधार पे आप कर सकते हो, जैसे अगर भाई सजातीय प्रकृति का समग्र है, मतलब सारा समग्र सजातीय है, तो आप क्या कर सकते हो, छोटा निदर्शन ले सकते हो, ठीक है ना। अगर सजातीय नहीं है, भिन्नता है बहुत ज्यादा, तो आपको फिर बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा। छोटा है, विशेषताएं एक जैसी हैं, तो छोटा निदर्शन, और अगर विशेषताएं नहीं है, भिन्नताएं हैं बहुत ज्यादा, तो बड़ा निदर्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप गहन अध्ययन करना चाहते हो, गहराई से जानना चाहते हो, तो छोटा सैंपल लीजिए, ठीक है ना। 30 40 50 का लेंगे तो आप प्रॉपर टाइम दे पाएंगे उसको, ठीक है ना, और गहराई से अध्ययन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप गहराई से अध्ययन नहीं करना चाहते, ठीक है ना, सर्वेक्षण करना चाहते हैं, तो आप फिर बड़ा निदर्शन ले लीजिए, क्या बड़ा बड़ा सैंपल ले लीजिए, ठीक है। और समग्र में कई सतर और वर्ग बने हैं तो बड़ा निदर्शन, और अगर वर्ग संख्या कम है तो छोटा निदर्शन, मतलब जैसे कि अगर कई सारे वर्ग बने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे करके बने हुए कई सारे वर्ग, या क्या बोलते हैं एज के हिसाब से 10 साल, 1 से 10, 10 से 20, 30, या फिर सैलरी के हिसाब से 10,000 तक, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 40,000 ऐसे करके 1 लाख ऐसे हैं, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बड़ा निदर्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर स्तर कम है, वर्ग कम है, तो क्या होगा, छोटा सैंपल भी काम कर जाएगा आपका, ठीक है। शोधकर्ता के पास, अगर आपके पास भाई समय भी है, धन भी है, ठीक है ना, और संसाधन भी है, तो आप बड़ा सैंपल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास धन कम है, पैसा कम है, आपके पास मानव संसाधन नहीं है जो आपके कहने पे क्या बोलते हैं डाटा कलेक्ट कर सके, और टाइम भी कम है, तो छोटा सैंपल रखिए, ठीक है। अब जैसे क्या बोलते हैं, अगर आप देव निर्देशन पद्धति यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको सैंपल बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप छोटा सैंपल रखोगे तो छोटे कुछ हो सकता है कि महत्वपूर्ण इकाइयों का छूट जाने की संभावना रहेगी। अगर अगर आप 1,000 में से अगर 20 25 30 लोगों को चुनोगे, तो हो सकता है कि महत्वपूर्ण इकाइयां छूट जाएं, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई आप 1,000 में से चुनो और क्या बोलते हैं उसमें पता चले कि ज्यादातर हिंदू आ जाएं, मुसलमान सिख ईसाई आ ही ना पाए, है ना। तो ऐसे में क्या करना होगा, आपको सैंपल का आकार बड़ा रखना पड़ेगा ताकि सबको प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका उद्देश्य पूर्ण है, ठीक है ना, आपको सिर्फ क्या बोलते हैं घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं का ही अगर वो करना है, से सूचना एकत्रित करनी है, तो आप छोटा सैंपल रख लीजिए, 20 30 रख लीजिए। आपको उससे आपका सैंपल से यथार्थ निष्कर्ष निकलेंगे, ठीक है। बिखरी और छितरी हुई इकाइयों में निदर्शन का आकार छोटा रख सकते हैं, है ना। अगर बहुत दूर दूर तक इकाइयां हैं तो छोटा रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा और दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों ये है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके बाद आता है अभिनति की समस्या, है ना। अभिनति मतलब पक्षपात की समस्या, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अक्सर भाई निदर्शन में पक्षपात, भेदभाव, विषय निष्ठता का प्रवेश होना संपूर्ण शोध कार्य के लिए की जो विश्वसनीयता और शुद्धता को प्रभावित कर देता है। तो सामाजिक विज्ञानों की शोध में समस्याओं का संबंध सामाजिक ताने बाने से, मतलब लोगों के व्यवहार से होता है इसमें, ठीक है ना। इसमें सामाजिक विज्ञानों में जो शोध की समस्याएं होती हैं वो लोगों के व्यवहार से संबंधित हैं। एक सामाजिक प्राणी है हम लोग, और तो इस वजह से जो शोध करता है ना वो भी सामाजिक प्राणी है, तो उसकी भी अपनी कुछ मान्यताएं, कुछ मूल्य होते हैं, और उससे क्या हो सकता है, शोध प्रभावित हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में एक तरफ झुकाव या किसी विशिष्ट मुद्दे पर निजी संवेदनशीलता, घृणा, स्वार्थ या अभिनति की समस्या
उत्पन्न हो सकती है भाई, ठीक है ना। तो इससे पार पाने के लिए भाई आपको क्या करना है, आपको उद्देश्यपूर्ण आकस्मिक सुविधाजनक निदर्शन की बजाय, मतलब आपको उद्देश्यपूर्ण जो हमने आखिरी वाले जो किए थे ना, है ना, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, उसको नहीं लेना है, आपको देव निदर्शन पद्धति को यूज करना है, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, जिसमें सब भाग्य के भरोसे होगा, तो पक्षपात की संभावना खत्म हो जाएगी ना। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको अगर आपको पक्षपात की समस्या से मुक्ति पानी है तो आपको देव निदर्शन पद्धति अपनानी पड़ेगी, ठीक है ना। और आप इसमें ये भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया हो जाएगा, कि आप क्या बोलते हैं, जो है ना, इसको कई सत्रों में डिवाइड कर दो, कई सत्रों में कई वर्गों में डिवाइड कर दो, कि ताकि सबका प्रतिनिधित्व हो, ठीक है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या अलग अलग सैलरी वाले जो लोग हैं, या स्त्री, पुरुष, महिलाएं, जो इस तरह के वर्ग बनते हैं, वो सबको प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है ना। अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। और सैंपल का आकार कभी भी छोटा मत रखना, सैंपल का आकार ठीक ठाक, मीडियम या बड़ा रखना, ताकि सब, हर कोई, हर वर्ग से उसमें आ सके, ठीक है दोस्तों। अब कई, अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट हो, ठीक है ना, कोई मतलब जैसे क्या बोलते हैं, घरेलू महिला, घरेलू हिंसा से, घरेलू हिंसा की कौन कौन महिलाएं शिकार हुई हैं, कोई बहुत पुरानी लिस्ट हो तो उसको यूज ना करें, या कोई भी ऐसी लिस्ट हो जो बहुत पुरानी हो गई हो तो उसको यूज नहीं करना है इसके अंदर, वरना क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अपूर्ण सूचनाएं हैं उसको भी नहीं रखना है। इकाइयों का चयन खुद आपको स्वयं करना है, ठीक है ना। कौन किस किस इकाई से सूचना प्राप्त करनी है, इसका आप डिसाइड करना। अपने जो आपके जो सहकर्मी होंगे उनके ऊपर ये काम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और हो सके इसके अंदर कंप्यूटर यूज करो, ठीक है ना, कंप्यूटर टिप पैट पद्धति वगैरह ये सब यूज करो, तो इससे जो निष्कर्ष होंगे बहुत अच्छे निकलेंगे और पक्षपात की संभावना का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब विश्वसनीयता परीक्षण कैसे होगी, भाई आपने काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इस काम पे विश्वास कैसे किया जाए, ठीक है ना। आप शोध काम कर रहे हो तो आपके काम पे विश्वास कैसे किया जाए, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, ठीक है ना। अब ये है कि भाई समानांतर निदर्शन ले लो, मतलब आपने जिस मेथड से सैंपल कलेक्ट किया है उसी के समानांतर दूसरे मेथड से सैंपल कलेक्ट कर लो, ठीक है ना। ठीक है, और उनकी विशेषताओं को चेक कर लो, कि जैसे आपने देव निदर्शन से आपने सैंपल कलेक्ट किया, 400 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया, तो आप नॉन प्रोबेबिलिटी या स्तरीकृत निदर्शन से भी सैंपल कलेक्ट करके आप उनकी विशेषताओं को चेक कर सकते हो कि भाई इनकी विशेषताएं हैं कि नहीं। अगर सेम विशेषताएं हैं तो आपका विश्वसनीय है वो शोध, और नहीं है तो ठीक है भैया, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। समग्र से तुलना करो, कि भाई जो आपने 1000 लोग टोटल हैं, उसमें से आपने 50 लोगों या 100 लोगों का सैंपल उठाया है, तो आप 1000 से और उनकी 100 से उसकी तुलना करो, कि भाई देखो इसमें समान एक एक मतलब हर वर्ग के लोग किस अनुपात में हैं, ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या क्या है, ये सारी चीजें तुलना कर सकते हो। और सैंपल का सैंपल ले सकते हो, कि भाई जैसे आपने 1000 में से 100 का सैंपल लिया, उसी तरह से आप 100 में से 20 का सैंपल ले लो, और दोनों के निष्कर्ष चेक कर सकते हो, दोनों की विशेषताएं चेक कर सकते हो। अगर बिल्कुल एक जैसा रिजल्ट आ रहा है तो फिर बल्ले बल्ले, फिर है ना। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपके सैंपल में दिक्कत है। और उसके अलावा एक काम और कर सकते हो, कि भाई इससे पहले अगर कोई काम हुआ है उसके ऊपर, ठीक है ना, पहले भी अगर किसी ने घरेलू हिंसा पे काम कर रखा है और आपने भी किया है, तो आप उसके निष्कर्ष को, अपने निष्कर्ष को और वो चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर सेम आ रहे हैं तो इट्स मीन कि आपकी सैंपल सही है, सही दिशा में है। थोड़ा बहुत परिवर्तन है तो भी चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन है तो फिर आपको विचार करना पड़ेगा, आपको सैंपल दोबारा से कलेक्ट करके फिर एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, किसी और ने शोध किया है कहीं पे तो उसके परिणामों से अपने परिणामों की तुलना कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो विश्वसनीयता परीक्षण से संबंधित हैं, ठीक है ना। अब सामाजिक विज्ञानों में समस्याओं की जटिल प्रकृति है भाई, ठीक है ना, क्योंकि सामाजिक विज्ञानों के जो ये जो अब ये मानव व्यवहार से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो आप कितना भी सैंपल कलेक्ट कर लो, आज के टाइम में तो आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या कर रहे हो आप आज की डेट में, आज के टाइम में, जब से ये व्यवहारवाद आया, ठीक है ना, यहाँ से मैं यहाँ लेके जा बता रहा हूँ, जब से ये व्यवहारवाद आया, हार वाद आया, तब से क्या होता है कि तथ्य पे, डाटा पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा। क्या? डाटा पे, और आपका किस पे? वैज्ञानिक विधि पे, ठीक है ना, वैज्ञानिक साइंस पे, साइंस पे बहुत ज्यादा जोर देने जाने लगा, कि भाई हर कुछ साइंस वाली टेक्निक अपनाएंगे और डाटा कलेक्ट करेंगे और हम अपने रिजल्ट देंगे, ठीक है ना।
लेकिन साथियों आज से पहले जो इससे पहले उत्तर व्यवहारवाद से पहले, ठीक है ना, जो विद्वान हुआ करते थे उन्होंने तो डाटा कलेक्ट नहीं किया, उन्होंने डाटा कलेक्ट नहीं किया, उन्होंने क्या बोलते कोई साइंस की कोई स्पेशल मेथड्स नहीं लगाए, लेकिन फिर भी उनके जो निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष वो आज भी बेजोड़ हैं, ठीक है ना। चाहे वो अरस्तु हो, पॉलिटिकल साइंस में अरस्तु हो गए, ठीक है, क्या बोलते आत्महत्या में दुर्खिम हो गए, ठीक है ना, दुर्खिम हो गए, और इसी तरह से आपका मैकियावली हो गया, इन्होंने तो कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया, इन्होंने तो कोई स्पेशल टेक्निक नहीं लगाई, लेकिन फिर भी इन्होंने इतने बढ़िया निष्कर्ष निकाले। तो आपको क्या करना है कि आपको इनके पास क्या थी, अंतर्दृष्टि थी, ठीक है ना, अंतर्दृष्टि थी, और उसको इन्होंने यूज करके अच्छा निष्कर्ष निकाला। तो आपको क्या है कि भाई मानव की प्रकृति जटिल है, यहाँ पे मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का, ठीक है ना, मानव व्यवहार का। तो आपको क्या करना है, आपको डाटा के भरोसे नहीं रहना है, आपको डाटा और साइंस के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपनी अंतर्दृष्टि भी यूज करनी है। क्या करनी है, आपको अपनी अंतर्दृष्टि भी यूज करनी है। तो इससे भी आप क्या है कि आपका शोध विश्वसनीय माना जाएगा, ठीक है ना, तार्किक होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये है दोस्तों जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।